Hello everyone, I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to revise SA 299, that is regarding joint audit. This essay will try to cover from both CA intermediate as well as CA final students point of view, because दोनों के syllabus के अंदर 299 के अंदर मेजर कोई डिफरेंस नहीं है. हम जो करंटली बुक रेफर कर रहे हैं वो CA फाइनल वाला बुक है. इंटरमीडिएट के लिए इन आवर मेस्ट्रो बुक देयर इज अ चैप्टर नंबर 8 जहां पर आपको SA 299 देखने को मिल जाएगा. दोनों के लिए ऑलमोस्ट कंटेंट वाइज कोई मेजर गैप नहीं है. करंटली वी आर रेफरिंग द मॉड्यूल एज पर फाइनल बुक. आप इंटर के अंदर है तब भी ये अपने मेस्ट्रो बुक से 299 रिवाइज कर सकते हैं. देखो जॉइंट ऑडिट कॉन्सेप्ट क्या है. जब एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए दो या उससे ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए तो थियोरेटिकली जॉइंट ऑडिट कहलाता है. बेसिकली कंपनी एक है, फॉर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 या मोर देन 2 ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड. अब इसमें क्या होगा, सबका थोड़ा इक्वल जिम्मेदारी रहेगा, बट नॉर्मली जो वर्क एलोकेशन है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है. सो थियोरेटिकली व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, 2 या उससे ज्यादा लोग हैं, कंपनी एक है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सो थियोरेटिकली ये जॉइंट ऑडिट कहलाएगा. एंड आपको SA 299 को कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग दी ऑडिट. तो सर इसमें सबसे पहले प्लानिंग वाला पार्ट कैसे होगा, एग्जीक्यूशन पार्ट कैसे होगा, कब किसकी कितनी जिम्मेदारी आएगी, रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट आएगा, विल देयर बी ओनली वन रिपोर्ट, विल देयर बी मल्टीपल रिपोर्ट्स, सब डिस्कस करेंगे फटाफट शॉर्ट के अंदर ताकि आप रिवाइज कर पाएं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट पार्ट. नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, लेट्स अज्यूम कर लो इस पूरे डिस्कशन के लिए एक कंपनी है, 3 जॉइंट ऑडिटर्स है, 1, 2 एंड 3. तीनों जॉइंट ऑडिटर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे बढ़िया से प्लानिंग करने के लिए. तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तीनों जॉइंट ऑडिटर्स के एंगेजमेंट पार्टनर्स हो गए, इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स हो गए, दे शुड सिट टुगेदर एंड कलेक्टिवली एक ओवरऑल उन्होंने रिस्क असेसमेंट करने का ट्राई करना चाहिए, ओवरऑल प्लान करने का ट्राई करना चाहिए. अब प्लान में आपने पढ़ा होगा 300 में भी है वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम. तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, सर द एंगेजमेंट पार्टनर्स एंड द की मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर दे शुड बी इन्वॉल्वड इन प्लानिंग. अब इन्होंने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का डेफिनेशन लिखा है कि भाई आप लोगों ने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी व्हिच सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, और जो गाइड करता है आपने प्लान कैसे करना है, ये सब जॉइंटली करना चाहिए. प्लानिंग में पहले स्ट्रेटजी आता है, स्ट्रेटजी के बेसिस पे प्लान बनाया जाता है. स्ट्रेटजी एक तरीके से जेनरिक नेचर का प्लान है एंड स्ट्रेटजी में कुछ फैक्टर्स या कुछ एलिमेंट्स कवर होते हैं जो इन्होंने नीचे लिख के दिए हैं. देखिए, व्हाइल डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान द जॉइंट ऑडिटर शाल, ये जो 5 पॉइंट है ना, ABCDE, ये सब आपके SA 300 के अंदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के जो 5 फैक्टर्स है, जहां पर पहला पॉइंट आपके स्कोप के ऊपर है, दूसरा पॉइंट आपके टाइमिंग के ऊपर है, तीसरा पॉइंट आपके डायरेक्शन के ऊपर है, फिर एक पॉइंट है कितने आपके पास रिसोर्सेज है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा. एंड जो आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब ऑडिट शुरू करने से पहले जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किया होगा, उनका क्या आउटकम आया, ये सब चीजों के बेसिस पे आपका स्ट्रेटेजी बनाया जाता है. ये 5 पॉइंट्स एक बार यहां बता रहा हूं, बट इनका मेजर डिस्कशन SA 300 में हुआ है. जब 300 रिवाइज करेंगे उसके अंदर ये 5 फैक्टर्स अंडर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी आने वाले हैं. सबसे पहला चीज, सर हमको डिवाइड करना पड़ेगा कौन कौन सा एरियाज कॉमन ऑडिट एरिया रहेगा और कौन कौन सा स्पेसिफिकली. जो 3 जॉइंट ऑडिटर है सबको कुछ स्पेसिफिक एरियाज अलॉट किए जाएंगे और कुछ कॉमन ऑडिट एरियाज रहेंगे. इससे सबको अपना स्कोप ऑफ वर्क पता चलेगा. दिस विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वर्क. दूसरा चीज, टाइमिंग. नॉर्मली हमें ऑडिट कब शुरू करना है, कब कंप्लीट करना है, किस किस से कम्युनिकेट करना है. सो वी शुड नो आवर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स सो दैट वी कैन प्लान द टाइमिंग ऑफ आवर ऑडिट. एंड वी शुड ऑल्सो बी अवेयर कि नॉर्मली हमें किस किस से कम्युनिकेशन करना है और कब कब कम्युनिकेशन करना है. वी शुड बी अवेयर ऑफ द टाइमिंग एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. फिर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां हमको स्टार्टिंग से पता है रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है, वहां पर हमने हमारे टीम मेंबर्स का एक्स्ट्रा एफर्ट्स डायरेक्ट करना चाहिए, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना चाहिए. दैट इज कंसिडर एंड कम्युनिकेट विद ऑल जॉइंट ऑडिटर्स दैट कुछ एरियाज है जहां पे हमें लगता है सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट टीम का एफर्ट लगने वाला है. आप नोटिस करोगे पहले वाले में आपको वर्ड मिलेगा स्कोप, दूसरे वाले में आपको वर्ड मिलेगा टाइमिंग, तीसरे वाले में आपको वर्ड मिलेगा डायरेक्शन. ये तीनों के तीनों आपके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के डेफिनेशन के हैं और डेफिनेशन का स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन इन तीनों फैक्टर्स से आता है. अब ऑब्वियसली इन तीनों के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. जो है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज मतलब एंगेजमेंट शुरू करने के पहले की एक्टिविटीज, लाइक योर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस एनालिसिस, टू बी श्योर आपके पास सही में सही लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हैं, हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट
समझा है, ये सब आपका प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, इसके बेसिस पे आपका पूरा स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा। फिर सर स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्स कब अवेलेबल रहेगा, क्या लेट्स से फार्मा या एनबीएफसी का ऑडिट कर रहे हो, हमारे पास एक्सपीरियंस पार्टनर है कि नहीं है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स है कि नहीं है, तो सर वी शुड कंसिडर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस विच इज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ये पांचों के पांचों आपके फैक्टर्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। बेसिकली जॉइंट ऑडिट के केस में सेम पॉइंट लिख करके दिया, बस क्या बोला है, ये जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा, मतलब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी विल बी डन ऑन अ जॉइंटली बेसिस, दैट इज द लॉजिक। मतलब सर प्लानिंग में उन्हें क्लियरली बोला है आप सब टीम मेंबर्स जितने रहेंगे उसमें से कोर टीम मेंबर्स निकालो, हर जॉइंट ऑडिट में से एंगेजमेंट पार्टनर निकालो, दे शुड बी जॉइंटली इन्वॉल्वड। अब आगे क्या बोलता है, एक सेंटेंस बोलेगा रिस्क असेसमेंट आप सब लोग इंडिविजुअली करोगे, पर जो भी आउटकम मिलेगा वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहिए। देखो रॉम शुड बी कंसिडर्ड एंड असेस्ड बाय ईच जॉइंट ऑडिटर एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू अदर जॉइंट ऑडिटर्स, ताकि हम प्रॉपर तरीके से हमारा काम क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। सो बेसिकली प्लानिंग के अंदर आपको एक ही पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट नंबर 3, कि हमारा प्लानिंग जॉइंटली होगा, स्ट्रेटेजाइजिंग जॉइंटली होगा, उसमें जो पांचों फैक्टर्स है दे आर सेम एज SA 300। यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। अब अगला पार्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क अलोकेटेड। देखो लॉजिक क्या है, वो चाहते हैं सारे जॉइंट ऑडिटर्स एक ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके काम को अलोकेट कर ले। देखो पहले उन्होंने मिलकर के काम अलोकेट करना चाहिए कि भाई काम अलोकेशन किस बेसिस पे होगा, या तो आप क्या कर सकते हो रीजन वाइज वर्क डिवाइड कर सकते हो, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ, नॉर्थ रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर लो, या बिजनेस में SBUs है, SBUs के हिसाब से बिजनेस का काम डिवाइड कर लो, या फिर अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स, लेट्स से नॉन करंट एसेट्स किसी को चेक करने दे दिया, करंट एसेट किसी को चेक करने के लिए दे दिया, ऐसे आप एलिमेंट वाइज बाइफरकेशन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, पर आपने क्या करना चाहिए, कलेक्टिवली जॉइंट ऑडिटर ने मिलकर के ये पहले काम अलोकेट कर लेना चाहिए। कुछ कुछ काम सबको इंडिविजुअली दिया जाएगा एंड कुछ काम सबके लिए कॉमन रहेगा, पर ये जो भी आपका डिसीजन है दिस शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। ऐसे क्लियरली बोलता है इसका डॉक्यूमेंटेशन करो एंड इसका एक कॉपी जो है आप सब लोगों के पास रहना चाहिए, एंड यू शुड शेयर वन कॉपी विद द क्लाइंट ऑल्सो, क्योंकि इससे फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हो सकती है, अवॉइड हो सकती है। देखो सर जॉइंट ऑडिटर्स शैल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। वो लोग जो कॉमन एरिया पे लगाने वाले हैं एंड स्पेसिफिक एरिया पे लगाने वाले हैं। नॉर्मली एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनता है और सब लोग मिलकर के कॉमन MRL लेते हैं। जनरली वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड इसका कॉपी किसे कम्युनिकेट करते हैं, TCWG को। लॉजिक ये डॉक्यूमेंटेशन करने का फायदा क्या है, पॉइंट नंबर 3 एंड 4 को मार्क कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन से यू विल बी एबल टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट और कंफ्यूजन इन द फ्यूचर, कि भाई जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में लड़ाई हो रही है कि काम किसको अलोकेट किया था, या जॉइंट ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में कोई कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आपके पास प्रॉपर वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब नीचे एक पैराग्राफ दिया है जिसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दिया है कि भाई काम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए म्यूचुअली डिस्कस करके आप लोग अपना काम डिवाइड कर सकते हो, या तो आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या स्पेसिफाइड एरियाज, मतलब डिविजन जो है डिवीजन के बेसिस पे डिवाइड कर लो, रीजन के बेसिस पे डिवाइड कर लो। कुछ केसेस में ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या कर सकते हो आप, आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंस। बेसिकली आप एक्सपेंसेस में कुछ पार्ट किसी और को दे दो, कुछ पार्ट किसी और के पास छोड़ दो, इनकम के अंदर रेवेन्यू वाला पार्ट किसी और को दे दो, अदर इनकम वाला पार्ट किसी और को दे दो, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ऐसे बाइफरकेशन आप कर सकते हो। देयर आर सम एरियाज जो एक्चुअली में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उनको हम लोग कॉमन ऑडिट एरियाज बोल देंगे, दैट विल बी कवर्ड बाय ऑल। पेंडिंग लिटिगेशंस वगैरह हो गया, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो गया, IT कंट्रोल्स हो गए, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, दे आर गिवन टू ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। तो बेसिकली वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सब लोगों ने साइन करना चाहिए, कॉपी क्लाइंट के पास होनी चाहिए। बेसिकली इन राइटिंग आपका काम अलोकेटेड रहना चाहिए। एक रहेंगे स्पेसिफिक ऑडिट एरिया जो आपको अलोकेट किए, एक रहेगा कॉमन ऑडिट एरिया जो आप सब लोग जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। 299 में वापस से सबसे पहले 2 या उससे ज्यादा लोग ऑडिट कर रहे हैं, प्लानिंग क्या होगा, जॉइंटली होगा। फोकस क्या करना है कि आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का पांचों फैक्टर्स जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट है। फिर सर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा ऑफ द वर्क अलोकेशन, जो स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज आपको अलोकेट किए हैं या जो कॉमन ऑडिट एरियाज है, इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एंड इसका एक कॉपी क्लाइंट के पास भी होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई डाउट नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। नॉर्मली एक सिंगल आपका एंगेजमेंट लेटर बनता है और सब लोग मिलकर के एक सिंगल कॉपी ऑफ MRL भी लेते हैं, दैट इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो यहां पे 219 में बोला है कब कब जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल एंड कब कब दे आर सेपरेटली रेस्पॉन्सिबल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के हिसाब से है वो कब कब जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सिंपल सी बात है, जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन एस्पेक्ट्स। सबसे पहला चीज अगर आप मुझे पूछेंगे, रिपोर्ट सब लोग मिलकर के नॉर्मली एक कॉमन रिपोर्ट बनाते हैं। अब रिपोर्ट के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के लिए देयर इज अ 700 का रिक्वायरमेंट्स, पूरा का पूरा लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होता है। तो रिपोर्ट बनाते वक्त हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड्स एंड लॉ के रिक्वायरमेंट फुलफिल किए हैं। ये जिम्मेदारी किसी एक को नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते ओपिनियन किसी और को ड्राफ्टिंग करने के लिए दे दिया, एक पैराग्राफ किसी और को ड्राफ्टिंग करने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ensuring that audit report complies with requirements of all relevant statutes, that is laws and essays, ये जिम्मेदारी सबको क्या दे दी गई है, जॉइंटली दे दी गई है। सो कब कब जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दूसरा चीज आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त वी शुड कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बराबर से होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं बैलेंस शीट के ऊपर हम तीनों का साइन आएगा, लेट्स से ऑल थ्री पार्टनर्स आर गोइंग टू साइन फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि बैलेंस शीट में एक साइड मैंने चेक किया है, एक एरिया मेरे को अलोकेट किया होगा, ओवरऑल प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की जिम्मेदारी सबकी होती है। सो सर एग्जामिन करना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ, ये दोनों चीजों के लिए क्या रहेगा आपका जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वापस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सारा स्टैंडर्ड्स एंड लॉ का फॉर्मेट फॉलो करना आप सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट हो गया, क्या डिस्क्लोजर आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, आप लोग की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कंप्लाइंग विद एंश्योरिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशन है, सेक्शन बाय सेक्शन बाइफिकेशन थोड़ी करेंगे। कंपनीज एक्ट में 1 to 40 तुम चेक कर लेना, 41 के आगे मैं चेक करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरा एफएस बनाते वक्त कंप्लायंस की जिम्मेदारी फॉर लॉज एंड रेगुलेशन चेक करने की जिम्मेदारी सारे ऑडिटर्स की जॉइंटली रहेगी। इस पॉइंट नंबर डी, ई एंड एफ क्लियर टू यू। अब देखो एग्जाम में 5 पॉइंट लिखने हो तो ये 3 पॉइंट बहुत इजी बन जाते हैं। अब कुछ अच्छी चीजें आती है। पहला चीज क्या बोलता है, अगर कोई काम डिवाइडेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो काम को हमने कॉमन ऑडिट एरिया माना है एंड सब लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर अग्री करके डिसीजन लिया है। देखो क्या बोलता है, द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, मतलब इट्स अ कॉमन ऑडिट वर्क एंड इट इज, वर्ड एंड इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वर्क डिवाइडेड नहीं है पर किया किसी एक ने है तो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। वर्क डिवाइडेड नहीं है एंड सब लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर प्रोसेस लगाया है, उसमें कोई गलती हो जाए तो जॉइंट ऑडिटर्स क्या रहेंगे, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। याद रखना, इफ द वर्क इज नॉट डिवाइडेड, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। स्टैंडर्ड बोलता है वर्क डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने वर्क डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कॉमन ऑडिट एरिया है और सब लोगों ने मिलकर उस पर काम किया है। एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग नाउ यू आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। सर अभी 2 चीज आती है, हो सकता है समटाइम्स एक जॉइंट ऑडिटर को कोई मैटर मिला, एक जॉइंट ऑडिटर को कोई मैटर मिला, वो उसने बाकी जॉइंट ऑडिटर्स को बताया और सब लोगों ने मिलकर कलेक्टिवली डिसीजन लिया, और जो भी कलेक्टिवली डिसीजन लिया वो डिसीजन मान लो गलत हो गया। तब मैटर मिला एक को था, बताया उसने सबको था, डिसीजन सब लोगों ने कलेक्टिवली लिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या आएगी, कलेक्टिवली। देखो मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम, मतलब सब लोगों को एक ने बताया है एंड सब लोगों ने इसके ऊपर अग्री करके कॉमन डिसीजन लिया है। एंड इफ दैट डिसीजन गोज रॉन्ग देयर विल बी अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक जॉइंट ऑडिटर को कोई तो मैटर मिला होगा, वो उन्होंने बाकी सबको बताया, सब लोगों ने मिलकर कलेक्टिवली डिसीजन लिया, दे अग्रीड ऑन दैट, एंड इफ दैट डिसीजन गोज रॉन्ग विल देयर बी अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये आ गया आपका पॉइंट नंबर सी। अब एक ही डेंजरस पॉइंट बनता है, वो पॉइंट नंबर बी बनता है। सुनिएगा मेरा बात, पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, लेट मी गिव यू अ सिंपल सा एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स से देयर इज अ कॉमन ऑडिट एरिया, लेट्स से देयर इज अ कॉमन ऑडिट एरिया। इस कॉमन ऑडिट एरिया के लिए देयर आर 3 जॉइंट ऑडिटर्स, जॉइंट ऑडिटर 1, 2 एंड 3। उनका एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 2 है, जिससे पेंडिंग लिटिगेशन है। उन्होंने बोला सब लोगों ने मिलकर के प्लान किया, क्या प्लान किया, हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, जस्ट ऑब्टेन WR, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन एज पर SA 580। ये सबका कंबाइंड प्लान है और सब लोगों ने इसको एग्जीक्यूट भी किया, मतलब कुछ नहीं, एक सिंगल WR क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया। कहने से प्लानिंग भी गलत है, सिर्फ रिटन रिप्रेजेंटेशन अपने आप में क्या नहीं होता, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं होता, तो आप सबका जो प्लानिंग है वो गलत है। ऑप्शन 2 में अगर मैं बोलूं प्लान बराबर था, आपने बोला इंक्वायरी करेंगे, केस समझेंगे, कंपनी के पास जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट रहेगा, लीगल काउंसलर रहेगा, उससे कंफर्मेशन लेटर लेंगे, उससे जानेंगे पेंडिंग लिटिगेशन क्या है, प्रोविजन बनाए कि
क्राइटेरिया बनाए चेक करेंगे, कंडीशन लायबिलिटी चेक करेंगे, मतलब जो प्लान आपने किया था वो सारा का सारा स्टेप्स क्या है, बराबर है। अब अगर मैं बोलूं प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, एग्जीक्यूशन में गलती कर दी है, लेट्स से जॉइंट ऑडिटर 1 को बोला था आप 1 एंड 2 एग्जीक्यूट करोगे, जॉइंट ऑडिटर 2 को बोला था आप 2 चीज एग्जीक्यूट करोगे, 3 को बोला था आप 3 एंड 4 2 स्टेप्स लगाओगे। अब अगर मान लो जॉइंट ऑडिटर 2 ने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते वक्त गलती कर दिया, कहां गलती कर दिया, एग्जीक्यूशन में गलती कर दिया, तो एग्जीक्यूशन की जो गलती रहेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इनकी आने वाली है या बाकी सबकी आएगी। स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है प्लानिंग करना कि प्रोसीजर क्या लगाना है फॉर अ कॉमन ऑडिट एरिया, इसके लिए आप जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हो। एग्जीक्यूशन में अगर गलती हुई है तो आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, सिर्फ जॉइंट ऑडिटर 2 ही रिस्पॉन्सिबल होगा। रीड दैट सेंटेंस विथ मी केयरफुली, देखो क्या बोलता है, जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग, कि कॉमन ऑडिट एरिया में क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, मतलब क्या परफॉर्म करना है, ये डिसीजन के लिए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफॉर्म करते वक्त गलती की तो आपका क्या होगा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। नंबर 2 रिपीट करता हूं, अगर एक कॉमन ऑडिट एरिया है, सब लोगों ने मिलकर जॉइंटली डिसाइड किया, 5 स्टेप्स लगाएंगे। इफ प्लान गोज रॉन्ग ऑल ऑफ यू आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। इफ प्लानिंग इज करेक्ट, एग्जीक्यूशन में किसी एक ने गलती किया है तो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी रहने वाली है। ये पॉइंट नंबर बी आपका बोलता है। सेम चीज ऊपर लिख करके दिया है, देखो नंबर 3 में क्या बोला है, decisions taken by all the joint auditors under audit planning for a common audit area, कि हमने क्या प्रोसीजर लगाना चाहिए टू बी परफॉर्म्ड, इसके लिए हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि हमारा डिसीजन बराबर है या नहीं है। पर प्रॉपर एग्जीक्यूशन है इन प्रोसीजर का, वो क्या रहेगा, आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। एग्जीक्यूशन में अगर गलती की तो सिर्फ आप ही जिम्मेदार रहेंगे। ये आपका प्रॉपर बाइफर्केशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कब आती है, ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम एग्जाम। काफी सजेस्टेड आंसर्स जो बनाए गए आईसीआई के, जो क्वेश्चंस बनाए गए वो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड बनाए गए। सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ पॉइंट्स है, अब जो काम आपको अलोकेट किया है उस काम के लिए बराबर से एग्जीक्यूशन करना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, रिस्क असेसमेंट करना, ये सब कुछ आपका क्या होगा, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है जो आपको लगता है बाकी लोग को इंपैक्ट कर सकता है तो आपने बाकी लोगों को बताना चाहिए। देखो सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड, आप सब, हर जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो काम उनको अलोकेट किया उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना। अगर स्पेसिफिक डिवीजन, जोन या यूनिट आपको अलोकेट किया गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन करना विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑडिट। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी। तो मान लो मेरे को ना एक ईस्ट जोन का ऑडिट करने के लिए बोला, तो ईस्ट जोन के लिए कंट्रोल चेक करना, मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होगी। देखो, इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर इन रिलेशन टू द एरियाज ऑफ वर्क अलोकेटेड टू जॉइंट ऑडिटर। ये मेरा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्टडी एंड इवेल्युएट द प्रिवेलिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंड फिर उसके रिगार्डिंग अपना अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके प्रोसीजर्स लगाना, सब कुछ मेरा ही जिम्मेदारी होगा क्योंकि वो जोन या यूनिट मुझे ही अलोकेट किया है। यहां पर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सिर्फ पॉइंट नंबर 3 जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए, जहां बोला है प्लानिंग का डिसीजन सब लोगों ने लिया है, इफ दैट गोज रॉन्ग जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूशन में गलती किया है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगर आपको आता है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट आते हैं तो आपका काम हो सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? नीचे आइए, एक सेंटेंस दिया है, देखो ये सेंटेंस तो सेम रिपीटेड है, वही डिसीजन वाला जो गलती से रिपीट हो गया। नंबर 1 देखो क्या बोलता है, अगर एक जॉइंट ऑडिटर को, मतलब मुझे कोई मैटर मिलता है जो मुझे लगता है बाकी सब लोग को भी इंपैक्ट करने वाला है, तो ऑडिट कंप्लीट होने से पहले मैंने बाकी सबको बताना चाहिए। अगर मैं नहीं बताता हूं तो ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इफ अ जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस अ मैटर व्हिच इज रेलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड उनका अटेंशन डिजर्व करता है, तो आई शुड कम्युनिकेट दिस टू ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स इन राइटिंग प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। कल को पता चला मैंने कम्युनिकेट नहीं किया, कोई गलती मिली तो मैंने कम्युनिकेट नहीं किया इसलिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 1 बोलता है। ये आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए ठीक है। अगर आप मुझे 4 मार्क क्वेश्चन पूछोगे, प्लानिंग में आपका जॉइंटली प्लान होगा एंड ऑडिट प्लान का या ऑडिट स्ट्रेटजी के 5 फैक्टर्स जो है वो सेम रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड में भी 2 मार्क का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3 एंड 4, प्रॉपर वर्क एलोकेशन का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सबने साइन करना चाहिए, कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा, इससे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स अवॉइड हो सकते हैं। फिर सर सेपरेट एंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पॉइंट नंबर 3 काफी है, कोई और मेजर चीज नहीं है। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। अब क्वेश्चन क्या आता है, रिपोर्टिंग वाला पार्ट बहुत ही सिंपल है। देखो नॉर्मली
तीन जॉइंट ऑडिटर है, सब लोगों ने मिलकर के एक सिंगल रिपोर्ट देना चाहिए। जनरल सर्कमस्टेंसेस में एक ही रिपोर्ट आएगा, यूजर को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, एक जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री करता है बाय विद अदर जॉइंट ऑडिटर्स। लेट्स से दो लोगों को देना है क्लीन ओपिनियन, एक को देना मॉडिफाइड ओपिनियन, बाकी दोनों उसकी बात मान नहीं रहे, मेजोरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। जिसको अलग ओपिनियन देना है उसके पास अगर लॉजिकल रीजन है वो सेपरेट रिपोर्ट दे सकता है। वापस से पढ़िए, जॉइंट ऑडिटर्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन रिपोर्ट, हाउएवर इफ जॉइंट ऑडिटर्स आर इन डिसएग्रीमेंट कैन दे express a separate report? Yes, rather they should express a separate report. Example समझ लीजिए, जॉइंट ऑडिटर 1 है, 2 है, 3 है, इन दोनों को लगता है आना चाहिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो इनको लगता है आना चाहिए मॉडिफाइड ओपिनियन, तो कहना इसे इनका एक कॉमन रिपोर्ट आ जाएगा और इनका एक सेपरेट रिपोर्ट आ जाएगा, दो अलग अलग रिपोर्ट आएंगे। मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। देखो, अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। अगर उन्हें कुछ अलग रिपोर्ट देने का जरूरत है तो वो सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हैं। इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली आपको पावर है, इफ यू डिसएग्री विद एनी वन ऑफ देम और ऑल of them you can give a separate report। बस लॉजिक क्या है, दो रिपोर्ट आएगा। तो यूजर को पता होना चाहिए कि दो रिपोर्ट है, क्योंकि यूजर एक टाइम पे तो एक ही रिपोर्ट पढ़ेगा। मान लो उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ा, दे शुड नो इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट है। इन्होंने ये पढ़ा तो पता चलना चाहिए इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट है। तो दोनों के जॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट में एक दूसरे के रिपोर्ट का रेफरेंस आना चाहिए। ये हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं कि हमारे अलावा एक जॉइंट ऑडिटर ने कोई और भी रिपोर्ट दी है, या हमारे अलावा बाकी जॉइंट ऑडिटर्स ने कोई और भी रिपोर्ट दिया है। दिस शुड बी रेफर्ड अंडर अदर मैटर पैराग्राफ। देखो, इन सच सर्कमस्टेंसेस वी शुड इशू अ सेपरेट रिपोर्ट्स एंड वी शैल मेक अ रेफरेंस टू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट्स इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। हर सेपरेट रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस होना चाहिए अंडर अदर मैटर पैराग्राफ एज पर एसए 706। दिस इज आवर रिपोर्टिंग एंड कंक्लूजन। सिंपल सी बात है, नॉर्मली कलेक्टिवली सिंगल रिपोर्ट आएगा, सेपरेट रिपोर्ट आ सकता है, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अलग अलग रिपोर्ट आया, दोनों को एक दूसरे का रेफरेंस देना पड़ेगा अंडर अदर मैटर पैराग्राफ। दिस अदर मैटर पैराग्राफ कैन बी योर एमसीक्यू क्वेश्चन, या पूरा रिपोर्टिंग वाला पार्ट कैन बी अ 4 मार्क क्वेश्चन। अब सीधी सी बात है, मॉडिफिकेशन देने से पहले, ईओएम देने से पहले, कैम देने से पहले हम हर मैटर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो सेम बात, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, मॉडिफिकेशन देने वाले हो उन्हें कम्युनिकेट करो, प्रपोज वर्डिंग बताओ। ईओएम ओएम देने वाले हो कम्युनिकेट करो टीसीडब्ल्यूजी को, उन्हें प्रपोज वर्डिंग बताओ। इट गोज विदाउट सेइंग। अब एक चीज क्या आती है, तीन जॉइंट ऑडिटर है, तीनों को अपना अपना काम अलोकेट किया, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीनों आईसीआई के मेंबर्स है, दे आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम कि बाकी जॉइंट ऑडिटर ने बराबर से काम किया है। आपको एक दूसरा काम रिव्यू करने का जरूरत नहीं है। आप सब लोग एक ही इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं, कितने अटेम्प्ट लगे पास होने में, एक में दो में, कोई फर्क पड़ता नहीं है। यू गाइज आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड इक्वली क्वालिफाइड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिख दिया, ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम कि बाकी सबने अपना काम बराबर से किया होगा, उस पर आपको वापस रिव्यू करने की जरूरत नहीं बनती है। इज दिस क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर ए, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, obviously before finalizing their audit reports joint auditors should discuss and communicate their respective conclusion with each other। एक दूसरे से सब बताना चाहिए और फिर सब लोगों ने मिलकर के एक फाइनल रिपोर्ट बनाना चाहिए। अब इन्होंने नंबर 2 में एक बात बोली है कि एक कॉन्सेप्ट और होता है एसए 600 वाला, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर और अदर ऑडिटर। मान लो इस बार एक मेन ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर, ब्रांच का ऑडिट किसी और ने किया है। अब ये कॉन्सेप्ट 299 में कवर नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट कहां कवर होता है, 600 में कवर होता है। तो क्लियरली बोल रहे हैं, इट डज नॉट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर। वो कहां कवर होता है, ऐसे 600 में कवर होता है। इज दिस क्लियर टू यू? एक सैंपल लेटर दिया हुआ है मैंने, अदरवाइज मेरे हिसाब से मेजर डिस्कशन ऑफ 299 इसके अंदर ही कवर होता है। आई ट्राई टू कवर एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। इंटर का अगर आप बुक देखेंगे तब भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज मिलेगा। प्लानिंग के अंदर सेम आपके ओवरऑल स्ट्रेटजी के पॉइंट्स मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन वर्क एलोकेशन सेम चीज मिलेगा। कब कब जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कब कब सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, सेम चीज दिया है। ऑडिट रिपोर्टिंग कंक्लूजन सेम पॉइंट दिया हुआ है। रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर कोई करने की जरूरत नहीं, यू आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम कि सामने वाले ने काम बराबर किया है। कम्युनिकेशन इंटर में बस एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन अलग से दिया है, प्लीज प्लीज छोड़िएगा मत। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट? भाई एडवांटेज क्या है, एक्सपर्टीज शेयर होगी, म्यूचुअल कंसल्टेशन मिलेगा, वर्क का ओवरलोड आपके ऊपर कम हो जाएगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आएगा, क्लाइंट को बेटर सर्विस मिलेगी ऑब्वियसली। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फीस शेयर होगी सर। कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, एक बड़ा फर्म है एक छोटा फर्म है, एक दूसरे ऑडिटर के बीच में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो सकता है, कभी कभी कॉमन ऑडिट एरिया सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का डिसएडवांटेज हो सकता है। बीकॉम लेवल आंसर है, आया हुआ है एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्वेश्चन। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स आपको ये भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस।
मैं क्वेश्चन जानबूझ के फाइनल के डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि उसमें इंटर का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोलता है। A, B and C are joint auditors of the company. B is of the opinion that there are material misstatements. इसलिए if accounted for would turn profit reflect in financial statement of 25 crore to a loss of 5 crore. Basically B को लगता है गलती है और अगर ये गलती अकाउंट करेंगे तो 25 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो क्या बन जाएगा, 5 करोड़ का लॉस बन जाएगा। इसलिए उन्हें क्या देना है, एडवर्स ओपिनियन देना है, मतलब B को देना है मॉडिफाइड ओपिनियन। हाउएवर A and B do not concur with his views. उनको लगता है मैनेजमेंट का वर्जन एक्सेप्ट करना चाहिए। शुड B go with the majority? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियरली पता है मेजोरिटी अप्लाई नहीं होता है। B can give a separate report. दोनों को अदर मैटर पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा कि एक सेपरेट रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। When there are in disagreement with regards to opinion, they shall express their opinion in separate reports. A joint auditor is not bound by the views of majority. आप अपना disagreement के अंदर separate report दे सकते हैं। Therefore, B is not required to go by the majority opinion. In such a case, अगर आप रिपोर्ट देते हो अलग-अलग, you have to give a reference of other auditors report. आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमारी रिपोर्ट के अलावा भी बाकी joint auditor का दूसरा रिपोर्ट है, इनको बताना पड़ेगा किसी और का रिपोर्ट है। ये रेफरेंस कहां पे आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, एक बार आपको पूरा ऐसे वाला पार्ट कवर कर लिया। मैं एक दो क्वेश्चन नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहा हूं, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी वेरी इजीली। ठीक है, अब एक अच्छा क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या बोलता है। स्टूडियो लिमिटेड अपॉइंटेड RST एंड एसोसिएट्स एंड XYZ कंपनी एज जॉइंट ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। दो ऑडिटर्स है। During the audit, it was observed that there is a significant understatement in the value of receivables. Receivable में गलती है। The trade receivable valuation work was looked after by RST. RST ने काम किया था। However, there was no documentation of division of work between the joint auditor. देखो काम तो किया एक ने, पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है डिविजन ऑफ वर्क का। कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन कि ऑडिटर की जिम्मेदारी की ऑलोकेशन लेके क्या होना चाहिए। अब देखो पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई जॉइंट ऑडिटर्स का जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी कब कब आता है। फिर आप लोगों ने वर्क अलोकेशन अपना करके रखना चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए था। वर्क अलोकेशन नहीं करना इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एसए। तो बाई पहले तो दोनों के दोनों गिल्टी है, आपने एसए 299 को फॉलो नहीं किया। हाँ, फॉर ट्रेड रिसीवेबल की गलती आपने चेकिंग सिर्फ RST ने किया था तो सिर्फ RST जिम्मेदार रहेगा, बट वर्क नॉट डिवाइडेड के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। एंड ओवरऑल जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कब आती है ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। 299 के हिसाब से जॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है, म्यूचुअली वो लोग डिस्कस करके काम डिवाइड करते हैं। इन सच अ सिचुएशन अगर कभी कभी काम डिवाइड करने का लॉजिक नहीं हुआ तो वो एसेट्स लायबिलिटीज के बेसिस पे, इनकम एक्सपेंस के बेसिस पे काम डिवाइड कर सकते हैं। जो भी काम डिवाइड होगा प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। सर जनरली इन मैटर्स के लिए जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे पॉइंट्स कॉपी पेस्ट कर दिए। अब क्या बताना पड़ेगा, सर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन ऑफ वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल ऑफ देम एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। मतलब वर्क ऑडिट का काम डिवाइड होना ही चाहिए। इन द इंस्टेंट केस ऑफ स्टूडियो लिमिटेड दो फर्म को अपॉइंट किया गया। एज ऑब्जर्व्ड देयर इज अ सिग्निफिकेंट अंडरस्टेटमेंट इन रिसीवेबल एंड सर हमको पता चला RST तो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर रिसीवेबल्स, इसके तो नहीं करेगा। फर्दर देयर इज अ वायलेशन ऑफ SA 299 क्योंकि काम डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसके लिए दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल है। रिसीवेबल्स की चेकिंग के लिए सिर्फ RST रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बेसिकली उन्होंने 299 का कंटेंट उठाया। अब देखो नॉर्मली मार्क्स इसके लिए एलोकेटेड रहेंगे, थोड़ा मार्क्स वर्क नॉट डिवाइडेड वाले पॉइंट के लिए एलोकेटेड रहेंगे। इस तरीके से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनाया जाता है। फाइनल में थोड़ा सा जजमेंट बेसिस पे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इंटर में डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे, कब कब जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, कब कब इंडिविजुअल है सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। इस तरीके का आपका प्रिपरेशन 299 का होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि 299 हो गया, आगे 500 सीरीज के स्टैंडर्ड्स आएंगे लाइक 501, 510 एंड ऑल। आई विल मेक अ कॉमन रिविजन वीडियो फॉर बोथ इंटर एंड फाइनल। द रीजन इज वो आगे जाके फाइनल में ना डिटेल में लिखे हुए ही नहीं है। वो डिटेल में कहां लिखे हुए हैं, इंटर में लिखे हुए हैं। उन्होंने चैप्टर नंबर 5 जो बनाया ना फाइनल का, वो एक समरी के फॉर्मेट में बनाया है, डिटेल में इंटर में कवर किया। तो मैं इंटर का रिविजन बुक पिक करूंगा, उससे रिविजन करूंगा जो फाइनल के लिए भी रेलेवेंट रहेगा। दीज आर फ्रेशली रिकॉर्डेड रिविजन सेशन स्पेशली फॉर योर बेनिफिट फ्रॉम Jan 26 एग्जाम ऑनवर्ड्स। ओके, आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर नेक्स्ट लेक्चर आपको और भी हेल्पफुल रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।